वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में किया है? ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 4 है संपत्ति का अधिकार। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर 3 इसको संविधान की आत्मा कहा है। और ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है 32। यानी ये वो आर्टिकल है, अगर आपके संवैधानिक अधिकार खासकर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकते हैं। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरीके की रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश 5 रिट जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ही संरक्षक कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का यानी मौलिक अधिकारों का। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की या संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ऑप्शन 1 है एकल नागरिकता, ऑप्शन 2 है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन 3 है एकल और दोहरी नागरिकता दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को कैसी नागरिकता देता है? तो इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि भारत में आप मतलब अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं होते हैं, आप भारतीय नागरिक होते हैं। यानी अलग राज्य के नागरिक और भारत के नागरिक अलग अलग नहीं हैं, आप एक ही नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक हैं। जबकि यूएस में क्या होता है कि आप राज्य के नागरिक अलग होते हैं और देश के नागरिक अलग होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। और नागरिकता का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। और नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है, कोई प्रावधान करना है, तो ये जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को आपको बताना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति साहब इस्तीफा देना हो तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जब इस्तीफा देना हो तो उपराष्ट्रपति को। देखिए, इस्तीफे में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को आपस में देते हैं, लेकिन शपथ भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सदन की बैठक हेतु गणपूर्ति यानी कोरम होती है। ऑप्शन 1 सदन की कुल संख्या का आधा, ऑप्शन 2 है सदन की कुल संख्या में से 2/3, ऑप्शन 3 है सदन की कुल सदस्यों में से 10वां भाग यानी 1/10 और ऑप्शन 4 है 10 सदस्य। तो किसी भी सदन की कार्यवाही चलने के लिए कम से कम सदन के 1/10 सदस्य इसमें आने चाहिए, यानी 10% होता है कोरम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। तो किसी भी सदन की गणपूर्ति या फिर राज्य विधानसभा के लिए भी गणपूर्ति जो होती है वो 10% या 1/10 भाग होती है, यानी इससे कम सदस्य अगर आएंगे उस सदन में तो फिर सदन नहीं चलेगा, उसकी कार्यवाही नहीं शुरू होगी। तो कोरम कितना होता है? यानी कोरम को कहते हैं गणपूर्ति। तो सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में संघीय कार्यपालिका
सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन 2 है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन 3 है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री के प्रति। तो संघीय कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 ये कहता है कि संघीय कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है राज्यसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन 1 है लोकसभा के समक्ष, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री के समक्ष, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति के समक्ष और ऑप्शन 4 है वित्त मंत्री के समक्ष। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC जो है वो अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा के समक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। तो PAC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं PAC में 22 और जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और कई बार इसको संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है PAC को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ठीक है जी। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है लोक व्ययों पर नियंत्रण रखना, इस कमेटी का काम है। तो PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन होती है। ऑप्शन 1 संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन 2 धन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन 3 साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन 4 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो ज्वाइंट सेशन कौन से मामले पे होता है? तो ज्वाइंट सेशन होता है साधारण विधेयक पे हो सकता है। ठीक है जी, यानी ज्वाइंट सेशन होगा सिर्फ साधारण विधेयक पे और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होता है ज्वाइंट सेशन, और धन विधेयक पे भी ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। जब भी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति साहब उद्घोषणा कर देते हैं ज्वाइंट सेशन की। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है इस ज्वाइंट सेशन की? तो इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक पे होती है, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होती, क्योंकि ये अलग अलग पास होना चाहिए। और धन विधेयक के मामले में तो लोकसभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। साधारण विधेयक में ज्वाइंट सेशन हो सकता है और इसके लिए जो आर्टिकल जिसमें ये मेंशन है संयुक्त अधिवेशन, वो है आर्टिकल 108 यानी 108। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, साधारण विधेयक पे होता है ज्वाइंट सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसद का एक गैर सदस्य यानी जो सदस्य नहीं है अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? ऑप्शन 1 है 1 वर्ष, ऑप्शन 2 है 6 माह, ऑप्शन 3 है 2 वर्ष, ऑप्शन 4 है 3 माह। तो संसद का गैर सदस्य यानी जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो फिर वो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 माह तक, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन से चुन के नहीं आता है तो फिर मंत्री जी नहीं रह पाएंगे। यही बात प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन का सदस्य हुए रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीने की जब वो अवधि पूरी हो जाएगी तो वो किसी न किसी राज्यसभा या लोकसभा किसी सदन से सदस्य चुने जाने चाहिए। ठीक है जी। तो ये अवधि कितनी है? तो ये 6 माह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसद की संरचना होती है ऑप्शन 1 लोकसभा से, ऑप्शन 2 राज्यसभा से, ऑप्शन 3 लोकसभा राज्यसभा दोनों से और ऑप्शन 4 लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। यानी कि संसद में क्या क्या होता है जो संरचना बनती है? तो लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और
प्रेसिडेंट साहब भी शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि जब भी कोई बिल राज्यसभा से पास होता है तो लोकसभा में पहुंचता है और लोकसभा से पारित हो जाने के बाद प्रेसिडेंट साहब की मोहर यानी हस्ताक्षर होते हैं, तभी कोई बिल एक्ट यानी कानून बनता है। तो इसमें संसद की संरचना में 3 घटक हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी भी इसमें शामिल होते हैं। संसद कौन से आर्टिकल में है? तो 79 में है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और 81 में है लोकसभा। ठीक है जी। तो संसद की संरचना में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, बताना है नहीं है। ये राज्यसभा की सीटें हैं, आपको बताना है कौन सा राज्य जो वो इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश में 11 है। ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक में 12 है। ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश में 30 है। तो गलत आपको बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, ये एकदम सही है। आप यहाँ अनुमान अगर आप एरिया के हिसाब से लगाएंगे तो गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान एरिया में बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य है भारत का। सीटें 10 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं। ये तीनों एकदम सही हैं। राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11 और कर्नाटक में 12 सीटें हैं राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में 30 सीटें नहीं हैं जी, यहाँ पे 31 सीटें हैं, और किसी भी राज्य में सर्वाधिक सीटें जो हैं वो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में 30 सीटें नहीं हैं, 31 सीटें हैं, यानी ये सम्मिलित नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।